Hello and welcome back to Learning Hub Physical Education, everyone. This is Priyanshu Khole, and you are watching the specialized series where I cover the components of your syllabus. इस सीरीज में मैं आपके सिलेबस के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को क्लियर करता हूँ और इसको साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करके आपका कोर्स कंप्लीट करवाता हूँ। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस, कैसे फटीग होता है और नेक्स्ट कैसे अडेप्टेशन आती है इंसान की। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें कि एक्चुअल में मस्कुलर सिस्टम होता क्या है, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल द मसल्स दैट आर जॉइंट टुगेदर, जो हमको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में करती है। मस्कुलर सिस्टम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में फोर्स प्रोडक्शन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, या फिर हमारे स्केलेटल सिस्टम को इस फ्रेमवर्क में अटैच और स्ट्रांगली खड़ा करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। बट सबसे पहले हम जानेंगे कि मस्कुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द मसल बेली। अब जो एक मसल होता है उसका एक सेंटर का एक वाइडेस्ट पार्ट होता है जो सबसे बीच में सबसे मोटा होता है। बाकी तरफ से वो डिफरेंट शेप का हो सकता है बट बीच में वो मसल बेली होता है, सबसे मोटा होता है। तो ये आप दिख रहा होगा आपको, जिस एरिया, कंप्लीट एरिया जो आपको ये बीच से पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द मसल बेली, जो बीच से बिल्कुल वाइड होता है। अब क्या लिखा है यहाँ पर, मसल बेली, द होल मसल रैप्ड इन एपिमाइसियम। अब आपको स्ट्रक्चर याद करना है, चलिए मेरे साथ स्ट्रक्चर याद कीजिए। मसल बेली का मतलब ये है कि पूरा जो मसल है, यहाँ पर आपको एक कंप्लीट मसल दिख रहा है, ये कवर्ड है आपका एक आउटर कवरिंग, ये आपको एक शीट दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द एपिमायोसिन। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आ गया कि पूरा मसल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, एपिमाइसियम। नोट डाउन। उसके बाद फिर हम देखेंगे फैसिकल्स। तो फैसिकल्स क्या होते हैं, तो हम देखें बंडल ऑफ मसल फाइबर्स आर रैप्ड इन पेरीमाइसियम। अब आपको एक और नई लेयर समझ में आ गई, कैसे। अब जो आपको ये चीज दिख रही है ना, यहाँ से लेके पूरा एक बंडल है, ये पूरा एक सर्कुलर या राउंड शेप का बंडल है, इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। तो ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ मसल फाइबर को कौन होल्ड कर रहा है, इस सबको हम बोलते हैं फैसिकल्स। ये हम इसको फैसिकल बोलते हैं, ग्रुप ऑफ या फिर बंडल ऑफ मसल फाइबर्स को हम बोलते हैं फैसिकल्स। बट इसको कवर कौन करता है, इसको साथ में होल्ड कौन करता है, तो वो है आपका पेरीमाइसिन लेयर। जो पेरीमाइसियम लेयर है वो एक फैसिकल को कवर करती है, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर को कवर करती है। आपको दूसरी लेयर समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे और डीप जाके मसल फाइबर। ठीक है, ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल रैप्ड एंडोमाइसियम। अब इसमें बताया गया कि ये लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। अब इसको और ब्रेक डाउन किया हमने, तो ये आपके और लॉन्ग, छोटे और सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। और इसको कवर कौन करता है, यहाँ पे देखिए एंडोमायोसिन, मतलब एक मसल फाइबर को अराउंड जो रैप किया हुआ है उसको किया है एंडोमायोसिन ने। तो आपको तीन लेयर समझने को मिल गई। पूरे मसल को कौन कवर कर रहा है, इट इज एपिमायोसियम। ठीक है, फिर मसल के अंदर बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स को कौन कवर कर रहा है, तो वो है पेरीमायोसिन। और उसके बाद इंडिविजुअल मसल फाइबर को कवर कौन कर रहा है, वो रहेगा आपका एंडोमायोसिन। आई होप दिस स्ट्रक्चर क्लियर। बाकी मसल फाइबर के अंदर लॉन्ग थ्रेड्स होती हैं, मसल फाइबर के अंदर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल बनता है बहुत सारे सार्कोमेर से। ठीक है, सार्कोमेर। अब सार्कोमेर एक ऐसी फंक्शनल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है, जो एक्चुअल मूवमेंट होता है वो सार्कोमेयर के अंदर होता है, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो सब साथ में आके मायोफाइब्रिल को बनाते हैं, है ना। तो एक सार्कोमेयर, ऐसे बहुत सारे सार्कोमेयर जुड़ते हैं और एक मायोफाइब्रिल बनता है। फिर बहुत सारे मायोफाइब्रिल साथ में जुड़ते हैं तो एक मसल फाइबर बनता है। फिर ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर साथ में बनते हैं तो एक आपका फैसिकल्स बन गया। फिर बहुत सारे फैसिकल्स बनते हैं तब आपका बनता है पूरा एक बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, या फिर पूरा एक बोल सकते हैं हम, पूरा एक मसल का पार्ट बनता है और उसको कवर करता है आपका एपिमायोसियन, और वो कंप्लीट आपका एक मसल कहलाता है। ठीक है, और जो आपका बोन से अटैच्ड होता है, तो बोन से जहां मसल अटैच होता है तो वो पार्ट होता है आपका टेंडन। जो पार्ट आपके मसल को बोन से अटैच करता है उसको हम बोलते हैं टेंडन। ठीक है,
इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने इसी तरह आपको एक्सप्लेन किया है। तो जो भी मैंने बताया है इसको सिस्टमैटिक तौर पे नोट डाउन कर लिया, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंशनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि स्केलेटल मसल का या किसी एक मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं हमको। लेट्स सी। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट फंक्शन इज प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, है ना। अब आपको अगर याद होगा कि मैंने स्केलेटल सिस्टम की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप ये समझ पा रहे होंगे, आपको याद होगा कि मैंने बताया था जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स एक्ट एज लीवर्स जिससे ह्यूमन बॉडी मूव कर पाती है ना। आप अब सोच रहे हो कि लॉन्ग बोन्स कैसे मूव कर सकती है। जी हाँ, लॉन्ग बोन्स पता है किसकी वजह से मूव करती हैं? हमारे बॉडी के मसल्स जो उन बोन से अटैच रहते हैं। एक्चुअल में फोर्स प्रोड्यूस हमारे मसल्स कर रहे होते हैं और उन को मूव कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल में प्रोड्यूसिंग मूवमेंट का काम मसल होता है और वो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं बोन के ऊपर, जिससे हम हमारी बोन मूव कर पाए और ह्यूमन बॉडी मूव कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग पोस्चर। अगर आप किसी पोस्चर में बैठे हो, खड़े हो या फिर कोई रनिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सर्टेन पोस्चर में आप कुछ चीज परफॉर्म कर रहे हो, तो बॉडी अगर पोस्चर में है दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया के मसल्स और उस टाइम पे कुछ मसल्स एक्टिवेटेड भी हैं। सम मसल्स आर एक्टिवेटेड एट दैट टाइम। ठीक है। और वो मसल्स फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तभी आप वो पोज को होल्ड कर पा रहे हो। ठीक है। इसलिए मेंटेनिंग पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। थर्ड इज स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स। हम बात करेंगे कि हमारा जॉइंट स्टेबलाइज कैसे होता है। दो बोन्स तो साथ में जुड़ी हुई है, लिगामेंट्स के साथ तो जुड़ी हुई हैं, बट वो स्टेबल कैसे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग कैसे रहेंगी? तो वो आपके ऑपोजिट और एगोनिस्ट मसल्स के जुड़ाव से होती है। मतलब दो मसल्स या उसके आसपास मसल्स, टेंडन्स जुड़े रहते हैं, जिससे उस जॉइंट को वो स्टेबल करते हैं। अगर जरा सा भी उस पे जॉइंट पे मूवमेंट पे दिक्कत आ रही है, कुछ स्ट्रेस आ रही है, तो बॉडी में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो उस मूवमेंट को रोक देते हैं और जॉइंट को, मसल को, टेंडन को टीयर ऑफ से बचा लेते हैं। तो जॉइंट को स्टेबिलिटी में कौन ध्यान देता है? मसल। ठीक है। कभी भी हैवी इंपैक्ट हो गया तो मसल उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एकदम जॉइंट पे नहीं आने देते, है ना। नेक्स्ट इज जनरेटिंग हीट। हमारी बॉडी में हीट जनरेट कैसे होती है? मसल्स के द्वारा होती है। जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स होते हैं, वो एटीपी को तोड़ के अपना काम करते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताऊं, एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक्चुअल में बॉडी को चाहिए होता है फॉर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। कोई भी काम करने के लिए बॉडी को एटीपी की जरूरत होती है। तो एटीपी क्या करता है? जब बॉडी को एटीपी मिल जाता है, बॉडी के मसल्स को, सेल्स को एटीपी मिल जाता है, तो वो टूट जाता है। मतलब यूज कर लिया तो टूट जाता है। किस में टूटता है? एडीपी प्लस एनर्जी प्लस हीट। मतलब जब एटीपी टूटता है तो वो बनता है एडीपी, एनर्जी प्लस हीट। तो इस तरीके से ये हीट जो निकलती है, ये कहाँ से निकल रही है? जब मसल इस एटीपी को यूज कर अपना काम पूरा करता है तो वो हीट भी रिलीज करते हैं, है ना। तो जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो या फिर आप कोई काम कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे जो आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो हीटअप हो जाते हैं, वो वार्म हो जाते हैं। वार्म अप क्यों करते हैं? इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर, मसल्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना। तो इसका काम है हीट प्रोडक्शन, हीट जनरेशन। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके क्वेश्चंस में आ जाता है कभी कभी, कॉजेज ऑफ मसल फटीग। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में, मसल्स में फटीग लाती है? ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज, एक तो या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम हो रही है ना। हमें इम्पल्सेस और इंफॉर्मेशन कौन भेजता है? हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब उस मोमेंट पे कभी कभी थकान में, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से बॉडी थक जाती है और वो क्या बोलते हैं, इम्पल्सेस, इंफॉर्मेशन उतना स्मूथली, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं भेज पाते हैं।
तो उससे क्या होता है कि बॉडी उस टाइम एग्जॉशन में होती है, थकी होती है और लैक ऑफ मोटिवेशन में होती है। इसलिए कई इम्पल्सेस और इंफॉर्मेशन सही तरीके से मसल्स की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाती है और हम थक जाते हैं और हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंट्रल फटीग। ठीक है, ये सेंट्रल फटीग होता है। अब नेक्स्ट इज द पेरीफेरल फटीग। पेरीफेरल का मतलब होता है बॉडी की मतलब बॉडी से थोड़ा दूर। तो बॉडी से का मतलब क्या, ये आपके आर्म्स में, आपके एक्सट्रीमिटीज में। एक्सट्रीमिटीज मतलब ये पूरा आपके आर्म्स एंड पूरे आपके लेग्स, तो इन सबको कंबाइन करके हम एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। अगर मैं बोलूंगा अपर एक्सट्रीमिटीज, तो मेरे स्कैपुला और क्लेविकल से लेके पूरे फिंगर्स तक जितने भी बोन मसल्स है, तो ये होंगी मेरी अपर एक्सट्रीमिटीज। अगर मैं बोलूंगा लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो मेरा पेल्विक गर्डल से लेके पूरे नीचे तक, फिलेंजेस तक, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे एज लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, आप याद रखिएगा ये। तो पेरिफेरल फटीग का मतलब इनसाइड द मसल। अब मसल की बात कर रहे हैं कि हमने वर्कआउट किया है और अब हमारा मसल्स के अंदर कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, तो उसकी वजह से हमको थकान हो रही है और हम आगे उस चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी वो क्या चीजें हैं? डिप्लीशन ऑफ फ्यूल। अब बॉडी का जो फ्यूल है वो डिप्लीट हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। अब बॉडी का फ्यूल क्या है? मैंने आपको अभी बताया था, एटीपी है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। रनिंग आउट ऑफ एटीपी और मसल ग्लाइकोजन। ठीक है, हम कुछ मीठा खाते हैं ना, तो उसमें ग्लूकोज मिलता है बॉडी को, और वो बॉडी में स्टोर होके ग्लाइकोजन बन जाता है, जिससे बॉडी उसको जब उसको जरूरत हो यूज कर ले फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, तो बॉडी जब एटीपी और ग्लाइकोजन इसके लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं, तो हमें थकान होती है हमारे मसल्स के अंदर। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसको समझेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ फ्यूल, बॉडी का फ्यूल क्या है? एटीपी, मसल ग्लाइकोजन, ये सब बॉडी के फ्यूल्स हैं। अगर ये कम होंगे तो बॉडी जाएगी और अपनी चीजों को, अपनी कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को, अपने मूवमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। अब क्या होता है, जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, मतलब एटीपी टूट रहा होता है, ग्लाइकोजन टूट रहा होता है, टू फॉर्म एनर्जी। एनर्जी पाने के लिए इन फ्यूल्स को तोड़ा जाता है। हमें अगर एनर्जी चाहिए तो हमको फूड फ्यूल्स को तोड़ना पड़ता है, और उस वर्कआउट के प्रोसेस में, उस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उनके ओवर एक्यूमुलेशन की वजह से, उनकी ज्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस हो जाती है। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नुकसान देती हैं जब वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं? वो है, फर्स्ट इज हाइड्रोजन आयंस। अब ये कहाँ से मिलते हैं? जब हम कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, है ना, और लंबे देर तक करते हैं। हम जब कोई, आपने 400 मीटर स्प्रिंट मारी है सभी ने, तो हम अच्छे इंटेंसिटी पे भी वर्क कर रहे हैं और एटलीस्ट 50 से 1 मिनट, 1.5 मिनट ये चीज मेहनत कर रहे हैं हम उतनी। तो उस मोमेंट पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज टूट रहा होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हम उस टाइम हाई इंटेंसिटी में वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम सांस उतनी नहीं ले पा रहे हैं, है ना। इसकी वजह से हमारे सेल्स को ऑक्सीजन बहुत ही कम मिल रही है। तो जब हम ऑक्सीजन के बिना किसी फूड फ्यूल को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, तो उस मोमेंट पे आपके बाय प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं, है ना। और वो बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वन इज लैक्टिक एसिड, ये सबने सुना होगा। हमें क्रैम्प्स, बॉडी में क्रैम्प्स किसकी वजह से आते हैं? जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जाते हैं और फिर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट इज हाइड्रोजन आयन। तो ये दोनों चीजें मेनली आपको आपका वर्क करने में प्रॉब्लम देती है, आपको मसल में पेन, और मेनली पेन देती है, और क्रैम्प्स आपको आते हैं। तो उसकी वजह से आप अपनी एक्सरसाइज को, अपने कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते, है ना। आपको बताऊं, लैक्टिक एसिड फिर भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, है ना। जब आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको वीडियोस में और बताऊंगा, बट अभी तक इतना बताऊंगा कि लैक्टिक एसिड उतना खराब नहीं होता जितना इसको बताया गया है।
बट मेन रीजन आपकी थकान के, मेन रीजन आपके क्रैम्प्स के और मेन रीजन आपके रिड्यूस परफॉर्मेंस के कौन होते हैं? आपके हाइड्रोजन आयॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर ये ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए आपके बॉडी में तो आप बिल्कुल परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाएगी। क्यों? यहाँ पर ये लाइन लिखिए, एसिडिक बिल्डअप। ब्लड का एक पीएच लेवल होता है। अगर हम ब्लड का लेवल 7.3 या 4 कुछ होता है ब्लड का पीएच लेवल, पावर ऑफ ऑक्सीजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ब्लड का पीएच लेवल होता है ये। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयंस एसिडिक नेचर के होते, अगर ये ज्यादा एक्यूमुलेट हो आपके ब्लड में, तो ये आपके ब्लड को ना एसिडिक फॉर्म में या फिर एसिडिक तरफ पुश करेगा। तो ब्लड में अगर एसिडिक आने लग जाए और ब्लड आपका एसिडिक हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और इसकी वजह से आपका ब्लड उतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता, उतना सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं कर पाता, और आपके फंक्शंस डिमिनिश हो जाते हैं, इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है ना। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से आपको मसल को फटीग आता है। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार फिर से दोहरा के समझना, सुनना, और जो भी मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इजीली आपको ये चीज़ मिल रही है तो बिल्कुल इसको नोट डाउन करके समझ लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आप लिखेंगे तो ये कुछ ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बुक्स में मिलेंगे, लेकिन आई एम प्रोवाइडिंग दिस फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जिससे आप सही समय पर एक अच्छा गाइडेंस पाएं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मस्कुलर अडेप्टेशन टू एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज से मसल में क्या क्या टाइप्स के अडेप्टेशंस आते हैं, है ना। मस्कुलर अडेप्टेशन टू एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अडेप्टेशन। हम इधर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो मसल में क्या क्या अडेप्टेशंस आते हैं इन ट्रेनिंग्स की वजह से, ये हम बात करें। सबसे पहला अडेप्टेशन ड्यू टू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि लार्जर मसल फाइबर्स। अगर मेरा ये मसल है, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर साइज है ना, मेरे बाइसेप का, मेरा फोर आर्म का एक पर्टिकुलर साइज है, आपका भी है। अब आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, आपने लेवल्स को पुश किया, वर्कआउट किया, उस पर अच्छी रिकवरी भी दी, खाना भी खाया, अच्छा प्रोटीन भी लिया, एवरीथिंग आप किया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ। तो अडेप्टेशन क्या आया आपका? हुआ मसल का हाइपरट्रॉफी, मतलब आपके मसल का साइज बढ़ गया, आपके मसल का एरिया और साइज बढ़ गया, है ना। तो उसमें क्या क्या हुआ कि लार्जर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, मतलब आपके जो मसल फाइबर है ना उसका साइज बढ़ गया। मसल फाइबर का भी हमने बात की थी ना, मसल फाइबर की, उसका साइज बढ़ गया। तो जब एक मसल फाइबर का साइज बढ़ जाता है, तो जैसे कितने सारे मसल फाइबर है उनका साइज बढ़ेगा, तो उसकी वजह से आपका मसल एक सपल, हैवी और थोड़ा बल्ड अप दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। और इसमें आप ये भी चीज लिख सकते हैं, इंक्रीज्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट इज द न्यूरल अडेप्टेशन, रिक्रूटिंग मोर फाइबर एट वंस। अब न्यूरल अडेप्टेशन का मतलब होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपके ब्रेन से निकले हुए मोटर न्यूरॉन्स आपके मसल फाइबर्स को कनेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर मैं अभी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, अपने फोरआर्म को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे ब्रेन से एक मोटर न्यूरॉन आया है और वो मेरे फोरआर्म के मसल्स को और फोरआर्म के मसल फाइबर्स को कंट्रोल कर रहा है कि अब ट्रैक करना है, अब रिलैक्स करना है, अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब रिलैक्स करना है। तो न्यूरल अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि एक न्यूरॉन कितने नंबर ऑफ मसल फाइबर को कंट्रोल करता है ना। एक न्यूरॉन कितने नंबर ऑफ मसल फाइबर को कंट्रोल कर सकता है। जितने ज्यादा मसल फाइबर कंट्रोल रहेंगे एक न्यूरॉन के, उतना ज्यादा फोर्स प्रोडक्शन होगा, उतना देर फोर्स प्रोडक्शन होगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ मोर फाइबर एट वंस। एक बार में आप बहुत सारे मसल फाइबर्स को कंट्रोल कर सकते हो, आपका एक मोटर न्यूरॉन, है ना। तो ये कब आता है? जब आप ट्रेनिंग करते हो। ये कब आता है? जब आप रेगुलर अडेप्टेशन प्रोसेस में रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज थिकर स्ट्रॉन्गर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यूज है ना, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है,
ये सब आपका एक स्ट्रॉन्ग वे में आ जाते, थिक 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 हो जाते हैं। उससे क्या आपकी इंजरी नहीं होती। कभी कभी आपने देखा कोई एक लीन पर्सन है जो इतना ट्रेनिंग नहीं करता, उसको कोई फॉल लिया और एक अच्छा बल्ड अप और अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सन को फॉल हुआ, जिसने फॉल लिया, तो आपने देखा होगा कभी कभी उसको, जो लीन पर्सन है, उसको इंजरी होने के चांस जाते हैं, क्योंकि उसके लिगामेंट्स टेंडन्स उतने हाई या हेवीली ट्रेंड या फिर सस्टेनेबल नहीं हो सकते, उनमें की स्ट्रेंथ या फिर एब्जॉर्प्शन पावर थोड़ी कम हो जाती है। बट जो एक पर्सन ट्रेंड होगा, जो अच्छा उसका मसल होगा, सिस्टम होगा, उसका मस्कुलर सिस्टम अडेप्टेशन होगा, तो उसको एक छोटी मोटी इंजरीज नहीं होंगी, और क्योंकि उसके कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वो स्ट्रांग है, वो हार्ड है, और वो स्ट्रेंथ है उसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंड्योरेंस ट्रेनिंग अडेप्टेशन। इंड्योरेंस ट्रेनिंग करने से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर सस्टेन्ड एटीपी प्रोडक्शन। बॉडी में जब हम एटीपी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जब हम लो इंटेंसिटी काम कर रहे हैं, आप स्लो स्लो राउंड मार रहे हो ना, तो आप अगर स्लो स्लो राउंड मार रहे हो तो उस मोमेंट पे क्या हो रहा है, आपका एटीपी प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन वो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग बेसिकली ऑक्सीडेटिव ट्रेनिंग होती है, ऑक्सीडेटिव सिस्टम को टारगेट करती है, ऑक्सीडेटिव सिस्टम को टारगेट करती है, जिसमें हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी को बर्न करते हैं, है ना, एटीपी को बर्न करते हैं, ग्लूकोज को बर्न करते हैं। अब आप सोच पा रहे होगे कि हाँ, मैं स्लो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं मेरी पेस भी ठीक है, मैं साथ में ब्रीदिंग भी कर पा रहा हूँ, तो मेरे सेल्स को ऑक्सीजन मिल रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन में आप कोई एनर्जी प्रोडक्शन करते हो, तो उस टाइम आपका एटीपी प्रोड्यूस हो रहा होता है कहाँ पर? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग अच्छे अच्छे से रेगुलरली करते हो, हाई अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे करते हो, तो उससे क्या होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है। जितनी भी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया पहले थी उससे अब ज्यादा हो जाती है। तो हमने पढ़ा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए पढ़ा है क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्सरसाइजेज में, स्लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज में, माइटोकॉन्ड्रिया हमको एटीपी प्रोड्यूस करके देता है, और जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतना ज्यादा हमको एटीपी मिलेगा, उतनी देर तक हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज कैपिलरी डेंसिटी फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी। अब इसका मतलब ये है कि जो कैपिलरीज क्या होती हैं, स्मॉल स्मॉल रक्त की कोशिकाएं होती हैं, स्मॉल स्मॉल नेटवर्क है ब्लड वेसल का, जो सब जगह बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में, आपके मसल्स में, सब जगह कैपिलरीज पहुंच जाती हैं। क्या काम होता है उनका? अपनी जो ब्लड है, ब्लड को प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को करना, ये काम होता है कैपिलरीज का। अब इंक्रीज कैपिलरीज डेंसिटी, इसका मतलब क्या है कि कैपिलरीज का नंबर बढ़ जाता है। अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग या फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग, तो मेरे हार्ट में, मेरे मसल्स में यहाँ पर कैपिलरीज का नंबर बढ़ जाता है, जिससे मेरा ब्लड फ्लो, मेरा ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा और ज्यादा हो पाएगा जब अडेप्टेशन आ जाएगा तो। ठीक है, तो इसका मतलब है कैपिलरीज बढ़ जा रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन बर्निंग स्टोर्ड बॉडी फैट। अब आप ये देखा होगा, जब आप वर्कआउट नहीं करते हो और एडेप्टेशन में नहीं हो, है ना, तो क्या होता है कि आपका बॉडी का फैट बर्न नहीं हो पाता है। सबक्यूटिनस लेयर जो होती है ना आपकी बॉडी की, फैट होती है आपकी, ये लव हैंडल्स में होती है, कभी कभी चेस्ट में होती है, कभी थाइज में होता है, जहां भी आपका बॉडी फैट स्टोर करता है। तो क्या होता है, जब आप अडेप्टेशन प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस में नहीं होते हो, तो आपके बॉडी का स्टोर्ड फैट बर्न नहीं हो पाता, क्योंकि आप उस इंटेंसिटी पे पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग रेगुलरली करते हो और आप अब अडेप्टेशन प्रोसेस में आ चुके हो, तो क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी टू बर्न फैट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप स्लो इंटेंसिटी पे लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग करते हो ना, तो मेनली वो ट्रेनिंग आपके फैट को टारगेट ही करती है। जब आप लंबे टाइम पर ट्रेनिंग करते हो और लो इंटेंसिटी पे करते हो, तो वो ट्रेनिंग आपके फैट को बर्न करती है, टारगेट करती है, मेटाबोलाइज करती है, इसलिए आपकी एफिशिएंसी टू इंक्रीज द बर्निंग ऑफ बढ़ जाती है। तो ये थे कुछ 3 और 3 6 अडेप्टेशन जो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग से मिलते हैं, और बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो मैंने आपको समझाया, इसको आप फिर से देखिए, समझिए, इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, और एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको अच्छे से एक कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं,
क्योंकि जो भी मैंने पॉइंट्स बताए ये काफ़ी ऑथेंटिक और इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसको पॉइंट्स को लिखिए, सामने जो भी मैंने बोला है उसको याद करके कोशिश कीजिए, इसको लिखिए उस कॉपी के सामने, जिससे आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। Everything mentioned in this video was very important as per your exam point of view. So for more such content और ऐसे और easy explainable content के लिए follow करें Learning Hub Physical Education को and hit that like button और इसको share कीजिए अपने सारे batchmates so that everyone gets the pure understanding of the muscular system. Thank you so much.